हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले टॉपिक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आपने नाम तो सुना ही होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये एक्ट के बारे में क्या है, जिन्होंने बीकॉम किया है उनको ज्यादा पता होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। बट चलिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस, बहुत सारे जजमेंट इस पे निकले हुए हैं अभी 21 में। एंड यू नो चेक बाउंसिंग मैटर्स, जहाँ पे हम लोग ने देखा हुआ है कि चेक बाउंसिंग मैटर्स में प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है। सो चलिए हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पहले तो हम समझेंगे कोई भी हम चीज करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका मतलब समझना बहुत जरूरी। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब एनेक्ट हुआ था तो क्या रीजन था, वो एक्ट क्यों लाया गया था, एवरीथिंग वी मस्ट नो। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ पीस ऑफ अ पेपर। वो कुछ है नहीं बट वो पीस ऑफ अ पेपर है। पर हालांकि वो पीस ऑफ अ पेपर है, फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। which entitle a person to a sum of money and which is transferable from person to person or by merry delivery or by endorsement and delivery। मतलब मैं किसी को भी ट्रांसफर या डिलीवर कर सकती बाय हैंड टू हैंड। उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं कि भाई मुझे ये बंदे को वाया वाया पहुंचाने, डायरेक्टली उनको दे सकती हूँ या तो वाया वाया भी दे सकती हूँ। The person to whom it is so transferred become entitled to the money also। अगर मैं जिसको दे रही हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑब्वियसली मैं लायबल भी हूँ उसको पैसा देने के लिए। आई एम सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू द राइट्स टू फ्यूचर ट्रांसफर इट। Thus नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रेड वर्ल्ड। ट्रेड वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन यू गो तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ भी आगे बढ़ते हुए लेट्स सी सेकेंड, an instrument will be delivered state only if it is signed by a possessor or it should be within the authority of that person। मतलब ऐसा ना हो कि मैं मेरी चीज है नहीं और मैं किसी को ट्रांसफर करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी को चेक देते हैं तो हम अपने अकाउंट का देते हैं, हम किसी और के अकाउंट का चेक नहीं दे पाते साइन करके, बिकॉज वी आर नॉट लायबल, वी आर नॉट ऑथोराइज टू डू दैट। बट जब अपना अकाउंट का हम चेक देंगे तो फॉर दैट टाइम वी आर ऑथोराइज टू डू दैट। द इंस्ट्रूमेंट क्लियरली स्टेट that the contractor right to the payment and right will be transferred only after the complete delivery। तब मैं ट्रांसफर करूंगी जब कंप्लीट डिलीवरी होगा तब। The person who has that entitlement and possess the instrument is considered as the true owner। जिसने भी possess किया है, entitled किया है, it is considered as a true owner। Now what is the main purpose? ये purpose क्या है? Main purpose of negotiable instrument is to avoid the carriages of high amount of money and to reduce the risk of debt। Obviously मैं इतना पैसा लेके जा नहीं सकती किधर। अगर वही सेम मेरे एक पीस ऑफ पेपर में, फॉर एग्जांपल एक चेक में हो, तो वो मेरे लिए बहुत रिस्क कम हो जाएगा। द रीजन इज दैट बिकॉज मेरा रिस्क कम हो जाएगा, बिकॉज मैं साइन तो तभी नहीं करूंगी जब मैं जाऊंगी तभी मैं साइन करके दूंगी। रॉबरी to give legal effect to negotiable instrument, there is a legislation and the name of that legislation, मतलब जो बनाया गया एक्ट है वो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम उनको शॉर्ट में बोलते हैं एनआई एक्ट 1881। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? इसका डेफिनेशन दिया गया है अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एनआई एक्ट। What does it mean? A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange। bill of exchange को मैं BOE भी बोलती हूँ, या तो चेक, either to order or to barrier। मतलब या तो मैं किसी के ऑर्डर पे दूती या तो फिर एज ए बैरियर किसी को मुझे देना होता है। Now you must know this is a basic details। अगर किसी को जो बीकॉम बैकग्राउंड से होगा उनको पता होगा चेक एंड BOE क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली अकाउंटिंग में ये अलग से चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बट जो बीकॉम बैकग्राउंड से नहीं है, फॉर सेफर साइड उनके लिए मैंने ये डिफरेंस बनाया हुआ है। चेक क्या है, हालांकि दोनों में फीचर्स सेम है बट देयर इज सम डिफरेंस। A document used to make easy payment on demand and can be transferred through hand delivery is known as check। easy payment कर लेती हूँ डिमांड पे और हैंड डिलीवर भी करती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट शो इंडेफिनेट्स ऑफ द डेटर्स टुवर्ड द क्रेडिटर। मतलब मुझे पैसे देने हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर आ गया। यहाँ सेक्शन 6 में डेफिनेशन है, यहाँ सेक्शन 5 में। वैलिडिटी पीरियड इस पर 3 मंथ, 3 महीने के बाद अगर मैंने साइन किया हुआ चेक किसी को दिया, उसने 3 महीने में डिपॉजिट नहीं किया तो वो क्या होगा, स्टेल हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ है, वेरेज इसकी वैलिडिटी कोई नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल। पेबल ऑन द डिमांड,
कैनॉट बी मेड पेएबल ऑन डिमांड एज पर आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट डिमांड के ऊपर नहीं, अगर मैंने कुछ सामान लिया है और मुझे देना है, या तो एनीथिंग प्रॉमिस इफ आई हैव डन एनी इंडेप्टनेस, तो ही वो लागू होगा। ग्रेस पीरियड इसमें अवेलेबल नहीं होता, बट इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मींस व्हेन यू गेट एन एक्स्ट्रा पीरियड। चेक डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, तुम लो या ना लो, मैं तुम्हें दे दिया, मेरा काम खत्म। एंड यहाँ पर क्या है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। मैंने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ही नीड टू एक्सेप्ट दैट बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर स्टैंप की जरूरत होती है। क्रॉसिंग, यस वी डू क्रॉसिंग, जब हम किसी अकाउंट पे पेएबल ऑन अकाउंट लिखते हैं, अकाउंट होल्डर के अकाउंट पे ही करके लिखते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बैंक में होता है, ड्रॉ भी कोई देते हैं, ये पर्सन और बैंक होती है। If the check is dishonored, it cannot be noted or protested. तो इसको वापस नहीं नोट कर सकती या तो प्रोटेस्ट कर सकती, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। Now, keep in mind, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज आया था, what was the reason behind it? क्या था, क्या फायदे हुए उसके, everything. So there are many conclusion, but मैंने छोटा सा conclusion लिया हुआ है आपको थोड़ा समझने के लिए, ताकि वो डायरेक्ट अगर कोई आपको पूछे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। Okay, it is a document which are related to business transaction। मैंने बोला लेन देन होता है, मैंने समझो कि किसी से इनवॉइस लिया, उन्होंने मुझे इनवॉइस इरेज किया, तो उसके बदले में मैं चेक दूंगी, he will deposit। अगर मेरा चेक बाउंस हो गया तो अंडर सेक्शन 138 में मेरा I would be liable for it। Negotiable instrument play a major role in the trade world। We can use negotiable instrument for international trade। जैसे मैंने पहले ही बोला था, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम negotiable instrument एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। दो कैटेगरीज है, ईदर बाय स्टैट्यूट और बाय मर्केंटाइल, और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है मेरा, एक तो चेक हो गया, फिर एक तो प्रॉमिसरी नोट हो गई, वगैरह वगैरह। These are the instruments which are broadly used for international trade। This instrument are freely transferable, मैं freely transferable कर सकती हूँ from one person to another। Check is a document for easy payment। चेक का हम लोग ने सुना होगा 3 महीने तक ही वैलिड है। आपको और डिटेल्स चाहिए, आपको और डिटेल में अगर लेक्चर चाहिए ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट और कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक को लेके, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, किसके रिलेटेड है, मैं उसके लिए स्लाइड बना लूंगी ताकि आपको इजी हो जाएगा। चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर लूंगी ताकि आप फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। और सच वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग। थैंक यू।